गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो क्वेश्चन हमने शुरू किया था, पंचायती राज व्यवस्था की मुख्य समस्याओं का वर्णन कीजिए, उसको आगे बढ़ाते हैं। और उसके अंदर हमने 3 पॉइंट किए थे, पहले 3 पॉइंट कर लिए थे। आज हम पॉइंट नंबर 4 करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है गुटबंदी। यहाँ पर लिख रखा है कि कुछ लोग जो थोड़े चालाक होते हैं, पंचायत में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गुट बना लेते हैं। तो हम ऐसा ही लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। हम कहाँ से लिखेंगे या कैसे लिखेंगे इसको, इस पॉइंट को हम लिखेंगे कि कुछ लोग अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए गुट बना लेते हैं और पंचायत के चुनाव के समय वो अपनी ताकत को दिखाते हैं। इसके बाद राजनीतिक दल राष्ट्रीय महत्व के सिद्धांतों पर बने होते हैं। उन सिद्धांतों का गांव की समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता, परंतु राजनीतिक दल के नाम पर पंचायत के चुनाव होने से गांव की समस्याएं भुला दी जाती हैं और लोग अपने झगड़ों में फंस जाते हैं। वैसे हमने पहले पढ़ा भी है कि ये जो संस्थाएं होती हैं, पंचायती राज संस्थाएं हैं, वो राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होती हैं। लेकिन क्या करते हैं कुछ राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टियां इनके चुनाव में अपनी भागीदारी दिखाते हैं, जो कि असंवैधानिक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप। बिल्कुल इसके एज इट इज है जो हमने चौथा पॉइंट नंबर 4 पढ़ा था। पंचायती राज एक ऐसी व्यवस्था है जिनमें राजनीतिक दलों की कोई आवश्यकता नहीं होती, जिसमें गांव के सभी लोग एक मंच पर इकट्ठे होकर समस्याओं पर विचार करें तथा निर्णय करें और उस निर्णय को लागू करें। परंतु राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए या अपनी हित पूर्ति के लिए गांव के लोगों को एक मंच पर इकट्ठा नहीं होने देते। वे उन्हें धर्म जाति के आधार पर बांट देते हैं और उन्हें लड़वाते रहते हैं। या मैं ये कहेंगे कि राजनीतिक दल गांव के लोगों को एक मंच पर इकट्ठा नहीं होने देते। वे उन्हें धर्म जाति के आधार पर बांट देते हैं और उन्हें लड़वाते रहते हैं। अब पॉइंट नंबर 6, धन का अभाव। पंचायती राज की संस्थाओं की आय के साधन बहुत कम है। यहाँ पर लिख रखा है साधन सीमित हैं। सीमित का मतलब भी कम होता है। उनके पास धन की कमी रहती है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि उन्हें अपनी इच्छा अनुसार कर लगाने की भी छूट नहीं होती। वो अधिकतर सरकार के ऊपर या सरकार के द्वारा दिए गए अनुदान के ऊपर निर्भर करते हैं, जिसके कारण वो अपने विकास कार्यों को पूरा नहीं करवा पाते। अब आता है पॉइंट 7, सरकार का अत्यधिक नियंत्रण। वैसे ये संस्थाएं हैं वो स्वायत्त संस्थाएं होती हैं, यानी एक सीमित दायरे में उनको स्वतंत्रता होती है या राजनीतिक या सरकार से के हस्तक्षेप से मुक्त होती हैं। लेकिन सरकार का इनके ऊपर कुछ नियंत्रण रहता है, जैसे वो उनको अनुदान वगैरह देती हैं जिससे वो अपने विकास कार्यों को पूरा करती हैं। लेकिन सरकार इनके ऊपर अत्यधिक या ज़्यादा नियंत्रण रखती है, जो इनके विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। हम ये लिख सकते हैं इसके अंदर। इसने क्या कहा है, पंचायती राज जिस भावना से लागू होनी चाहिए वह भावना विद्यमान नहीं है। यह एक प्रकार से लोगों पर थोपा गया है और सरकार पंचायती राज की संस्थाओं पर बहुत अधिक नियंत्रण रखती है। वास्तव में सरकार की भूमिका होती है या सरकार का कार्य होता है कि वो इन संस्थाओं को सलाह दें, सहायता दें, न कि उन्हें आदेश दें। तो इसको हम किसी भी प्रकार से अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं। अब है सरकार की कर्मचारियों की भूमिका। सरकार इन संस्थाओं में कुछ अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करती है जो दैनिक वेतन भोगी होते हैं, जैसे सेक्रेटरी, बीडीओ जिसको हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है,
इनका जो कार्य होता है वो इन संस्थाओं को सलाह देना होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये इनको निर्देश देने का कार्य करते हैं, जो इनके मार्ग में एक बड़ी बाधा का काम करते हैं। अब आता है गरीबी। जो गांव के अधिकतर जो लोग हैं वो गरीब होते हैं, उनका गांव की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए ग्राम विकास की जो योजनाएं हैं या गांव की जो समस्याएं हैं वो अपना उनके साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखते। तो ये गरीबी भी क्या है, ग्राम पंचायत के मार्ग में एक बाधा है। अब आता है अयोग्य और लापरवाह कर्मचारी। जो ग्राम पंचायत के जो अधिकारी होते हैं, फॉर एग्जांपल यदि हम पंचायत का जो अध्यक्ष सरपंच बोल लें, अन्य पंच कह सकते हैं, वो क्या होते हैं, अयोग्य होते हैं, यानी अनपढ़ होते हैं, उनको अपने अधिकारों का कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होता। तो इसके साथ में जो कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की तरह की भांति की तरह वेतन नहीं दिया जाता, उनकी बजाय उनको कम वेतन दिया जाता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, आलसी हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं और वे ग्राम पंचायत के कार्यों में या ग्राम पंचायत के कार्यों की अनदेखी करते हैं। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था, ग्राम पंचायतें की या पंचायती राज व्यवस्थाओं के प्रमुख दोष। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो प्रश्न है हमारा, पंचायती राज के दोषों को दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। बिल्कुल इसी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन। जिस प्रकार हमने इसके दोष पढ़े थे, अनपढ़ता पढ़ा, तो दोषों को दूर करने का उपाय क्या है, साक्षरता या शिक्षा का प्रसार करना। शिक्षा का प्रसार करके हमने दूसरा पढ़ा था, ग्राम सभा का नाम मात्र का अस्तित्व पढ़ा था। इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, दोषों को दूर करने के लिए कि ग्राम सभा के सदस्यों को ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना चाहिए। फिर है सांप्रदायिकता को भी खत्म करना चाहिए, गुटबंदी को खत्म करना चाहिए, राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप के ऊपर रोक लगानी चाहिए, अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराना चाहिए ताकि विकास कार्यों को पूरा करवाया जा सके, सरकार का नियंत्रण में छूट होनी चाहिए, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको ग्राम पंचायतों या इन संस्थाओं को सिर्फ सलाह देने का काम करना चाहिए, न कि उनको आदेश देने का। गरीबी को दूर करने के लिए अनेक योजनाएं चलानी चाहिए और जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। इसके बारे में हम विस्तृत जो अध्ययन है वो कल वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर करेंगे। थैंक्स, हैव अ गुड डे।